Hello friends, my name is Umesh Paliwal. I am the co-founder of Unleash Zone. Friends, as you all know that results of National Stock Exchange has come up into the market. So in this video, I will discuss three important things. First, I will discuss the NSE Stock Exchange results, right? Second, I will discuss the NSE with BSE because BSE quarter one results has already come into the market. So I will discuss and trying to relate between NSE and BSE how the both exchanges are performing. And third, I will discuss the valuation at which NSE and BSE are currently available in the market, because BSE is the next peer, right? Because it's a listed pair, so we can compare with the price that is available in the unlisted market, so that we can get the feel like how the NSE is valued in the market. So let us start this video. सो जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज द एनएससी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स. हम स्टैंड अलोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कंसोलिडेटेड के देखते हैं कि क्वार्टर वन FY23 के अंदर कैसा परफॉर्म किया है. तो आप देखोगे रेवेन्यू जो है वो 52% से अप हुआ है. यानी इन्होंने पहले क्वार्टर में, जो जून का क्वार्टर गया है, इसमें 2921 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है. इफ यू कंपेयर दिस विद द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, जून का जो क्वार्टर था लास्ट ईयर का, उस समय 1921 करोड़ का था. यानी जबरदस्त ग्रोथ इन्होंने शो करी है. और हालांकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर था और इस जून क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क था. ठीक है, वो मैं भी दिखा दूंगा कि जो हम लोग पहले कह रहे थे कि एनएससी के अंदर जो रेवेन्यूज हो सकते हैं वो कम आए, वो क्यों कम आते, उसको मैं भी डिस्कस कर लूंगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, 52% की ग्रोथ आई है. अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, जो ऑपरेशन से इनकी इनकम आ रही है, दैट इज अप बाय 57%. यानी 2810 करोड़ की इनकी टोटल इनकम है इस क्वार्टर की, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितनी थी, 1788 करोड़. बट दैट मीन्स देयर इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द एनएससी. और ऑपरेटिंग इनकम की जब भी बात करते हैं तो एनएससी के अंदर, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया आपको कि एनएससी के अंदर मोर देन 90% ऑफ द इनकम कम्स फ्रॉम द वॉल्यूम. एफएनओ का वॉल्यूम हो, करेंसी का वॉल्यूम हो, कैश मार्केट का वॉल्यूम हो, तो उन वॉल्यूम्स के बेसिस पे सारी चीज़ चलती है. ठीक है, स्लोली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे, बट स्टिल वी कैन से द मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द वॉल्यूम्स. अगर मैं ट्रेजरी इनकम की बात करूँ, ट्रेजरी इनकम थोड़ी सी कम हुई है, 192 करोड़ से 164 करोड़, वो बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस. अगर मैं पैट की बात करूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है लगभग 1689 करोड़ का. ठीक है, और ईपीएस जो आया कितना है, 34 रुपीज़ का ईपीएस आया. अभी मैं आपको एक एक्सेल शीट के अंदर दिखा दूंगा कंपेयर करके कि मार्च क्वार्टर से अगर एनएससी कंपेयर करें, जो लास्ट क्वार्टर गया है उससे कंपेयर करें, और जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था जून का, उससे कंपेयर करें तो किस तरह से ग्रोथ आई है. लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको उस शीट पे जाने से पहले एक चीज ये दिखा दूं कि किस चीज की वजह से मार्केट को ये लग रहा था कि इस बार पहले क्वार्टर के अंदर हो सकता है कि एनएससी के रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो आप देखोगे जो कैश मार्केट का सेगमेंट है उस पर 22% की डी ग्रोथ है. यानी अगर मैं लास्ट जून क्वार्टर से कंपेयर करूँ, ये जो भी कंपेरिजन चल रहा है ये लास्ट ईयर के जून क्वार्टर चल रहा है इस बार के जून क्वार्टर के अंदर, तो 22% की डी ग्रोथ आई है कैश मार्केट के अंदर. क्योंकि हम देखो होता क्या है मार्केट के अंदर कि जब भी डिप आता है, जैसे अभी पिछले 6 महीने से डिप आ रहा है, क्योंकि उसमें एफआईएस बेच रहे थे. हालांकि पिछले 10-12 सेशन से एफआईएस ने बाइंग शुरू कर दी है, वो आप देख भी रहे हो मार्केट के अंदर. जहां 15,000 के आसपास निफ्टी पहुंच गया था, 17,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है. उसका कारण यह है कि अब एफआईएस की बाइंग शुरू हो गई. लेकिन अगर पिछले 4-5 महीने के देखें तो अगर ब्रॉडर स्टॉक मार्केट को देखो तो बहुत स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा मार्केट से चला जाता है. जब भी देखता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट, दे ऑलवेज ट्राई टू रिडीम द मनी बाई आइदर बाई सेलिंग द स्टॉक्स और बाई सेलिंग द म्यूचुअल फंड्स दे आर होल्डिंग, राइट. So because of that, if you see, there is a degrowth of 22%. लेकिन if you see the equity future, equity options, currency future, currency options, इनके अंदर there is no degrowth. देखो equity future के अंदर there is a growth of 6%. If I talk about the equity options, the premium value, it is 111%. In currency future, it is 51%. Currency options 44%. Interest rate future 8% से कम हुए. तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर डी ग्रोथ है, इसके अंदर डी ग्रोथ है. लेकिन अगर आप देखोगे एनएससी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है वो इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन से होता है, उसके अंदर जबरदस्त ग्रोथ है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द रेवेन्यू ऑफ द एक्सचेंज हैज गॉन अप. ठीक है, अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ एनएससी का. ये मैंने शीट बनाई है. इस शीट में आप देखोगे कि लास्ट ईयर 1921 करोड़ का इनका टोटल
रेवेन्यू था। मार्च क्वार्टर में जो गया है उसमें 3,000 करोड़ था, जून क्वार्टर में 2,921, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क पड़ा है। उसका रीजन है कैश मार्केट के वॉल्यूम्स, ठीक है। और अगर प्रॉफिट देखो तो 1,100 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर, मतलब मार्च का जो क्वार्टर था 1,580, लास्ट क्वार्टर में 1,689। तो आप देखोगे अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। ईपीएस भी देखो 23 का था, 31 का हुआ, अब 35 रुपीज़ का हो गया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करोगे देन ऑल्सो वी कैन से देयर इज ए ग्रोथ इन द रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द ईपीएस। अब बात कर लेते हैं बीएससी की। अगर आप बीएससी में देखोगे लास्ट क्वार्टर में 180 करोड़ का था, इस क्वार्टर में आया 187 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट नील ग्रोथ है। अगर मैं 7 क्योंकि 7 करोड़ की ग्रोथ है, इसको मैं 180 डिवाइड कर दूं तो लगभग 3% की ग्रोथ है, ठीक है। उसी तरह मैं एनएससी की बात करूं तो एनएससी के अंदर हम कंपेयर करें तो 2,921 करोड़ की है, लास्ट ईयर 1,921 था, तो लगभग 52% की ग्रोथ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बीएससी के अंदर दिक्कत है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ केवल 3.89% का है, एनएससी के अंदर 52%। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। देखो बीएससी ने मार्च क्वार्टर में 205 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कमाया था और 74 करोड़ का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में देखोगे तो 205 करोड़ से केवल 187 करोड़ रह गया, क्योंकि कैश मार्केट के अंदर दिक्कत आई है। एफएनओ पे इन पे काम होता नहीं, क्योंकि 100% जो बिजनेस है वो एनएससी के पास है, जिसकी वजह से आप देखो डी ग्रोथ नजर आ रही है। और इसका ईपीएस 5 रुपये से कितना रह गया, 3 रुपये रह गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बीएससी से कंपेयर करूं, क्योंकि बीएससी के पिछले 1 साल 2 साल काफ़ी अच्छे रहे, क्योंकि मार्केट जो है वो बूम पे था, तो उसकी वजह से बीएससी के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ थी। लेकिन अब जैसे मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्लगिश कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी इफ़ यू सी एनएससी के अंदर देयर इज नो डी ग्रोथ, ठीक है, लेकिन बीएससी के अंदर डी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। अब अगर मैं देखूं कि जून क्वार्टर का इनका ईपीएस आया 3 रुपये का, ठीक है, बीएससी का। अगर मैं ये मान के चलूं कि पूरे साल भर में ये सेम 3 रुपये का ईपीएस हर क्वार्टर में देगा, तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 क्वार्टर से मल्टीप्लाई अगर, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, एक रफ कैलकुलेशन है, एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कि 12 रुपये का ईपीएस आएगा। और अगर मैं 35 रुपये को पकड़ूं तो 140 रुपये का ईपीएस आ सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्कस करते हैं कि किस वैल्यूएशन पे आज की डेट में बीएससी आपके पास अवेलेबल है और किस वैल्यूएशन पे आपके पास एनएससी अवेलेबल है। तो अगर आप स्क्रीनर पे चले जाओगे, जैसे मैंने बीएससी का यहाँ पे स्क्रीनर पे खोल रखा है, तो आप देखोगे कि टोटल प्राइस कितना चल रहा है, 649 का चल रहा है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि 649 को डिस्काउंट ईपीएस है इनका 12 रुपये का, यानी FY23 के ईपीएस से अगर मैं डिवाइड करके देखूँ तो लगभग 54 रुपये का बैठता है आज की रेट में। ये हो सकता है कि ईपीएस बढ़ जाए। अभी की जो मैं एस्टिमेशन कर रहे हैं वो इस क्वार्टर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनलिस्टेड के अंदर आप देखोगे तो एनएससी का जो 500 लॉट का जो साइज है दैट इज अवेलेबल है 3100। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ एनएससी एट 3100। तो हमें लगता है कि अगर मैं 35 रुपीज को एनालाइज कर दूं, अगर मैं मान के चलूं अगले 3 क्वार्टर में ग्रोथ नहीं आएगी, assumption, and if we assume that NSE will able to generate ₹35 EPS in next 3 quarter as well, तो NSE जो अवेलेबल है वो 22 रुपीज़ के EPS पे प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको BSE से कंपेयर करूं तो ये लगभग आधे रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड आज की रेट में NSE आपको मिल जाएगा एज कंपेयर टू BSE। अब दिक्कत कहाँ है, हम ये कह रहे हैं कि एनएससी तो बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस रेट पे क्यों अवेलेबल है, ये 40-50 रुपए के पी पे अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं इसका प्राइस 4,000-5,000 रुपये हो गया। उसका रीज़न ये है कि इसका आईपीओ जो है ना वो लगभग 1 या 1.5 साल के बाद आएगा। कल भी इनकी ईजीएम थी जो हमने अटेंड करी थी, उसमें जो आशीष चौहान है इनके नए एमडी एंड सी, उन्होंने ये कहा कि कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं है, बट हम ट्राई कर रहे हैं बहुत जल्द इसका आईपीओ लाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी है। तो हमें मान के चलते हैं 1 से 2 साल का समय कम से कम लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो इन्वेस्टर्स पहले से मार्केट के अंदर बैठे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एनएससी के अंदर बहुत सारे फंड्स हाउसेज हैं
जिन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए शेयर ले रखे हैं, जैसे AIF फंड्स होते हैं, अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उनकी ना बहुत सारे AIF फंड्स की क्लोजिंग आएगी। क्लोजिंग आने का मीनिंग ये होता है कि उनको फंड क्लोज करना पड़ता है। तो फंड क्लोज जब भी करोगे तो आपको NSE के शेयर, जो भी, नॉट ओनली NSE बट जितने भी शेयर उस फंड्स के अंदर है, दे हैव टू सेल दोज फंड्स एंड रिटर्न द मनी टू द इन्वेस्टर्स। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी इन्वेस्टर अपना होराइजन 3 साल 2 साल से लेके 5 साल के बीच में रखता है NSE के अंदर, और करंट प्राइस पे आप देखोगे तो जो 3100 का प्राइस है, 22 रुपये के पी पे अवेलेबल है, बहुत अच्छी बेट ये हो सकती है फ्यूचर के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी कि जो NSE है उसके रिजल्ट्स कैसे रहे, उसको BSE से कंपेयर करने की कोशिश करी कि जो Q1 का BSE का रिजल्ट था उसके कंपेरिजन में NSE कैसा परफॉर्म किया। आई हैव ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एज कम्पेयर टू BSE, और क्या दिक्कतें हैं मार्केट के अंदर जिसकी वजह से NSE को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रही है। जैसे हिडन जैम, ठीक है, वो एक अच्छी न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए कि उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी रेट पे मिल रही है। थैंक यू।